नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। आज मैं लेकर आया हूं डेनिस के विषय में, जो कि है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो बताए हैं, जिसमें से पुर्तगालियों के विषय में बताया हुआ है, उसके बाद डच आए भारत में, उनके बारे में बताया हुआ है, और तीसरे पर अंग्रेज आए हुए थे तो उनके बारे में आपको बताया हुआ है। चौथे नंबर पर आते हैं डेनिस। डेनिस जो आए थे डेन से, यानी स्वीडन से आए हुए थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी पूरी आज दे देते हैं। हालांकि इनका कोई बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा नहीं रहा, ये लोग ज़्यादा राज नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय डच और अंग्रेज ये पूरी तरह से भारत पर व्यापार के तौर पर हावी हो चुके थे। तो इस वजह से इन लोगों का ज़्यादा काम नहीं हुआ और इनके बाद फिर फ्रांसीसी आए। तो इसी वीडियो में हम आपको डेनिस और फ्रांसीसी दोनों के विषय में बताएंगे, क्योंकि यह डेनिस का बहुत ही छोटा सा पोर्सन है। इसके बाद हम आपको फ्रांसीसी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेनिस के विषय में। देखिए, डेनिस थे जो अंग्रेजों के बाद आए हुए थे। अंग्रेज, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि अंग्रेज आए हुए थे। अंग्रेजों ने काफी हद तक अपना एस्टैब्लिश कर लिया था अपने आप को पूरे भारत में व्यापार करने के लिए। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों के बाद कौन आए? डेन व्यापारी आए। ठीक है, आए कब? 1616 ईस्वी में, यानी 1616 ईस्वी में भारत पर कौन आए? ये डेन व्यापारी आए। ठीक है, डेन व्यापारी क्या किए कि 1620 ईस्वी 1616 में आ गए। व्यापार करने का उद्देश्य से अपना काम चलता रहा इनका। और डेनो 1620 में तंजौर जिले के त्रावणकोर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। ठीक है, काम करते रहे, व्यापार जैसे सभी ने किया वैसे ही इन्होंने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का काम किया। इन्होंने भी आदेश लिया तमाम तरह के। इसके बाद तंजौर जिले के त्रावणकोर में इन्होंने क्या किया? पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित कर ली। इसके बाद क्या? 1676 की बात है, 20 से अपना व्यापार करते रहे, छोटी मोटी काम तमाम तरह के होते रहे इनके भी, जैसे अंग्रेज चलते रहे, डच चलते रहे, सब लोग अपना अपना व्यापार कर रहे थे। अच्छा, ये कंपनी इन्होंने बनाई। फिर इसके बाद 1676 ईस्वी में इन्होंने बंगाल के सेरामपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री, देखिए कितना अंतर आ गया। 1620 में इन्होंने पहली बनाई और 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर पाए। तो ये बहुत धीरे धीरे ही कर पा रहे थे, ये लोग विस्तृत नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्होंने काफ़ी तेजी से अपने आप को विस्तारित किया था। तो सेरामपुर में इन्होंने क्या किया? दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर ली। कब? 1676 ईस्वी में। 1731 की बात है। अब 1731 तक ये धीरे धीरे व्यापार ही कर रहे थे। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जैसे हुआ क्या कि अंग्रेजों और डच, इन्होंने जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों के व्यापार को देखते हुए ये लोग काफ़ी बढ़ चुके थे। तो स्वीडन में भी ऐसा हुआ कि इन्होंने सोचा कि ईस्ट साइड से हम भी व्यापार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार वहाँ से हम भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापना कर दिया। ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसको व्यापार करना था और ये ज़्यादातर क्या हुआ, चीन और उत्तर भारत और उत्तर साइड जो भी देश थे उनके साथ व्यापार करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि व्यापार अपना चीन तक बढ़ाया। कहाँ तक? ये क्वेश्चन जरूर आता है स्वीडिश कि चीन के साथ व्यापार किसने स्थापित किया था? तो डेनिस ने किया था। ठीक है, डेनिस ने चीन के साथ व्यापार स्थापित किया था यहाँ पर। और ज़्यादा ये नहीं चल पाया तो 1745 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? अपनी सारी फैक्ट्रियाँ, यहाँ पर तो 2 ही है, 2 बनी थी और इसके अलावा जो छोटी मोटी रही होंगी कोठियाँ जो थी, वो सब इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया। और ब्रिटिश कंपनी को बेचने के बाद भारत से ये चले गए और इसके बाद इनका यहाँ से काम खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी तो इसके पहले भी आ चुके थे, मतलब बीच में ही आ गए थे, लेकिन ये इनका केवल इतिहास था इतना, जिसके बारे में हमने डेनिस के बारे में बताया। तो अब अगले आपको बताते हैं फ्रांसीसी के बारे में, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, फ्रांसीसियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि फ्रांसीसी कब आए और कैसे उन्होंने अपना विस्तार किया। फ्रांसीसियों ने क्या किया? लुई 14वें थे फ्रांस के, उस समय उनके मंत्री थे, जो हेड थे वहाँ पर कौन थे? लुई 14वें थे। लुई 14वें के मंत्री थे कौन थे? काल्बर्ट। ठीक है, काल्बर्ट और सरकार की सहायता से फ्रांसीसियों ने क्या किया कि जब सबको देखा कि सब व्यापार करने ईस्ट साइड जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी एक कंपनी के लिए बनाने की सहायता दी और 1664 ईस्वी में क्या किया? पहली फ्रांसीसी कंपनी का गठन कर दिया। पहली फ्रांसीसी कंपनी को प्रथम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। उसका नाम जो रखा गया था, कंपनी द एंड ओरिएंटल। ठीक है, ये इतना नाम था इसका, द एंड ओरिएंटल। कहीं कहीं कहा जाता है कंपनी देश एंड से ओरिएंटल, ऐसे भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो दोनों नाम हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई भी नाम ऐसा आता है तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है,
ये किसकी सहायता से हुआ था? काल्बर्ट का। ऑप्शन अगर क्वेश्चन में आता है तो काल्बर्ट को ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि इसके मंत्री जो थे काल्बर्ट, इसी ने इसको आगे बढ़ाया था कंपनी को बनाने के लिए, और सरकार की सहायता भी हुई थी। और 1664 ईस्वी, यानी ईस्वी याद रखिए कि फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 ईस्वी में। यानी कि अभी तक का जो क्वेश्चन चलता आ रहा है, हम आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले यहाँ पर कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, ठीक है। फिर कौन आया था? डच आए थे। तीसरे नंबर पर कौन आया था? अंग्रेज आए थे। चौथे नंबर पर कौन आया था? डेनिस आए थे। डेनिस के बाद अगला नंबर किसका आता है? फ्रांस का, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली सीरीज में लगाने के लिए बन जाता है यूपीपीएससी वगैरह में, और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीरियल में लगाइए कौन पहले आया, ठीक है। तो ऐसे सीरियल में लगाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखेंगे। काल्बर्ट ने 1664 ईस्वी में क्या किया? कंपनी की स्थापना कर दी, ठीक है। ओरिएंटल कंपनी, देखिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी ने ओरिएंटल की स्थापना की। इसको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ पर बनी? तो फ्रैंको कैरो, ठीक है। फ्रैंको कैरो था ये, एक दूसरा गठ आया था यहाँ पर जट्ठा, जैसे पहले भेजा 64 में इन्होंने भेजा। इसके बाद 1667 की बात है, 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के अध्यक्षता में एक पूरी टीम भेजी गई वहाँ से, फ्रांस से, यहाँ पर व्यापार करने के लिए। तो इन्होंने 67 में आए, और 68 में 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ पर बनाया? सूरत में, ठीक है। सूरत में, गुजरात के सूरत में, ज़्यादातर सारा व्यापार गुजरात साइड, और यही था, दक्षिण में मसालों का था, यहाँ पर कपड़ों का था। तो सूरत में क्या किया इन्होंने? अपना व्यापार फ्रैंको कैरो ने बनाया अपनी पहली कोठी, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर स्थापित की? तो पहली कोठी सूरत में स्थापित की, किसकी अध्यक्षता में? फ्रैंको कैरो के, और 1668 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हो गया। 1672 ईस्वी की बात है। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने क्या किया? मद्रास के निकट एक जगह थी सेंट टोमे, ठीक है। सेंट टोमे मद्रास के पास की जगह थी। सबको पता है कि मद्रास में ज़्यादातर, मद्रास और केरल साइड, इन सभी जगहों पर ही डच व्यापारी भी थे और पुर्तगाली भी थे। तो मद्रास में ज़्यादातर डच भी वहाँ फैल चुके थे उस समय। तो जब डच भी थे तो इन्होंने क्या किया कि सेंट टोमे में वहाँ पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में उसको ले लिया, सेंट टोमे को, ठीक है। सेंट टोमे किसके नज़दीक है? मद्रास के नज़दीक, ठीक है, याद रखिएगा। 1672 ईस्वी में, ठीक, इसको जीत लिया इन्होंने। अब जीतने के बाद क्या हुआ कि इन्हीं के, फ्रांसीसियों के एक नौसेना अध्यक्ष थे। नौसेना अध्यक्ष कौन था? उसका नाम था दी ला हे, ठीक है, दी ला हे, ये नाम याद कर लीजिए। ये नौसेना अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? नौसेना, फ्रांसीसियों के, ठीक है। फ्रांसीसियों के नौसेना अध्यक्ष थे दी ला हे। तो ये क्या थे कि जब अध्यक्ष वहाँ पर बने थे, पहले से इनसे इन्होंने जीत लिया था वहाँ पर। तो जब जीत लिया था तो उसी समय आपको मैंने डच में बताया हुआ था कि डचों ने क्या किया था? गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति ली थी व्यापार करने के लिए, पहले ही बताया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, इन्होंने क्या किया? डचों का साथ दे दिया, डचों को ले लिया साथ में। तो गोलकुंडा के सुल्तान और डच दोनों की सेनाएं आपस में मिल गई। दोनों ने मिल करके फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया, और फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया तो ये जो दी लाहे थे ये क्या हो गए? पराजित हो गए, ठीक है। यानी कि दक्षिण साइड से मद्रास के पास जो एरिया था गोलकुंडा का, तो गोलकुंडा के सुल्तान डचों की सेना के साथ मिलकर इसको पराजित कर दिया 1672 ईस्वी में, ठीक है। 1672 के बाद की बात है, उसी समय। अब 1673 की बात आ गई, ठीक है। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी के एक निदेशक थे, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन थे? फ्रैंको मार्टिन, नाम याद रखिएगा, फ्रैंको मार्टिन, ठीक है। फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द ले स्पिने, देखिए नाम एक ये है, वेलांग द ले स्पिने, ये कौन था? तो ये एक सैनिक था उस समय, ठीक है। फ्रांसीसियों के उसमें क्या था? एक सैनिक था, और ये पेशेवर सैनिक था, ठीक है, जो कि किसके साथ आया था? ये इसके साथ आया हुआ था, ये दी लाहे यानी नौसेना अध्यक्ष जो था, इसके साथ ये वेलांग द लेस्पिने आया हुआ था। ये एक सैनिक था और ये निदेशक थे, ठीक है। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन कौन थे? निदेशक थे। इन्होंने क्या किया? देखिए वलिकोंडापुरम, ठीक है, वलिकोंडापुरम ये नाम है, वलिकोंडापुरम, ये एक जगह थी, ठीक है। अब ये कहाँ पर जगह थी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार, तो वहाँ के एक मुस्लिम सूबेदार थे शेर खां लोदी, ठीक है, शेर खां लोदी थे वलिकोंडापुरम,
ठीक है। वलीकोंडापुरम के शेर खां लोदी थे, उनके पास गए, उनसे कहा कि हमें यहाँ पर रहने के लिए कुछ बस्तियाँ बसानी हैं जिसमें फ्रांसीसी लोग रहेंगे और हमें व्यापार करना है। तो उनसे एक गांव मांगा, तो उस गांव को इन्होंने शेर खां ने क्या किया, फ्रांसीसियों को दे दिया। किसको दे दिया, फ्रांसीसियों को, इनके फ्रैंको मार्टिन जो निदेशक थे इनको दे दिया, ठीक है, कि ले लीजिए, आप यहाँ पर रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जो भी करना है करिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फ्रैंको मार्टिन ने यहाँ पर एक फ्रांसीसी बस्ती बसाई, फ्रांसीसियों को ले आए, वहाँ पर एक बस्ती पूरी बना दी और फ्रांसीसियों की एक पूरी बस्ती हो गई और उसको नाम दिया गया, जो ये बस्ती थी वह कही गई पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पांडिचेरी। आप भी जानते हैं ये हमारा केंद्र शासित राज्य है। तो पांडिचेरी जो है इस नाम से जाना गया, वो क्या था, वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार से मांगा था शेर खां लोदी। किससे मांगा था, वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से इन्होंने पांडिचेरी लिया था और वहाँ पर फ्रांसीसी बस्ती बसाई जिसको नाम दिया गया बाद में पांडिचेरी, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी बस्ती एक तरह से यहाँ पर बस गई पांडिचेरी में। अब पांडिचेरी में जब रहने लगे तो यहीं पर डच रहते ही थे, डच इधर दक्षिण साइड रहते थे जो कि पांडिचेरी से पास ही है। तो इन्होंने क्या किया डचों ने कि 1693 ईस्वी में, देखिए यहाँ पर लिखा है अंग्रेज समर्थित डच, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का भी ज़्यादा से व्यापार वहाँ पर फैल गया था। तो इन्होंने डचों को समर्थन मिल गया था, किसका, अंग्रेजों का। यानी अंग्रेजों ने कहा कि आप उनसे युद्ध कर सकते हैं, या उनसे आपस में तिगड़ी एक तरह से बन गई, अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की और इधर डचों की। तो आपस में ये झगड़ने लगे व्यापार को लेकर के। तो 1693 ईस्वी में इन्होंने इसको समर्थन दिया कि ठीक है आप लड़िए, और इन्होंने क्या किया, पांडिचेरी को ले लिया, उससे कब्जा कर लिया, ठीक है। पांडिचेरी किससे, फ्रांसीसियों से इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन फिर 1697 फिर काफ़ी इनके युद्ध होता रहा, युद्ध चलता रहा, तमाम तरह के युद्ध जब हुए तो युद्ध इनके और अंग्रेजों के बीच भी हुए, ठीक है। अंग्रेजों के बीच जब हुए तो अंग्रेजों के बीच और इनका फ्रांसीसियों का, इनका दोनों का, डचों का भी था, तो डच भी आ गए। फिर इसके बाद रिजविक की एक संधि हुई। ये रिजविक की संधि कहाँ हुई थी, तो डच का एक देश था रिजस्विक जिसे कहा जाता था, डच का देश था रिजस्विक, जहाँ पर एक संधि हुई, रिजविक की संधि उसे कहा जाता है, ठीक है, शांति स्थापित करने के लिए हुई थी। और इसके तहत क्या हुआ कि 1697 ईस्वी में इन्होंने फिर से इसे वापस फ्रांसीसियों को लौटा दिया, ठीक है। तो ये रिजविक की संधि के द्वारा, वापस क्वेश्चन बनता है कि रिजविक की संधि के द्वारा किसको वापस मिल गया था पांडिचेरी, तो वापस किसको मिला, फ्रांसीसियों को, ठीक है, वापस इनको मिल गया था। आगे देखिए रिजविक की संधि जब हो गई तो रिजविक की संधि के बाद बंगाल के सूबेदार थे ये शाइस्ता खां, ठीक है। उस समय क्या हुआ, बंगाल की तरफ भी आपको पता है कि डच आ चुके थे, तो बंगाल में भी व्यापार बढ़ रहा था, तो फ्रांसीसी बंगाल की तरफ भी बढ़े, और बंगाल की तरफ जब बढ़े तो इन्होंने शाइस्ता खां से कोई एक जगह मांगी थी। तो शाइस्ता खां ने 1674 ईस्वी में एक जगह दे दी थी। उस जगह पर इन्होंने क्या किया, चंद्रनगर बसाया। क्या बसाया, चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी। वहाँ पर 1690 ईस्वी में बनाया, 74 में लिया था, लेकिन 1690-92 के आसपास इन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी अपनी वहाँ पर बना ली और वहाँ से भी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बंगाल की तरफ भी फैल चुके थे। 1701 ईस्वी की बात है, 1701 में आ जाइए। तो 1701 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन की अभी आपको मैंने पीछे भी बात बताई थी कि फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी का जो बनाया हुआ था, पांडिचेरी को मांगा था और फिर उसको बसाया था फ्रांसीसी बस्ती, ये वही फ्रांसिस मार्टिन है। तो फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। फ्रांस की सरकार द्वारा क्या किया गया इनको कि फ्रांसीसी कोई भी मामला होगा भारत में, उनसे सारे संबंधित मामलों में ये महानिदेशक रहेंगे। कौन रहेगा, फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। तो ये महानिदेशक बना दिए गए। और जो पांडिचेरी जगह थी, पांडिचेरी को क्या किया इन्होंने, फ्रांसीसियों का मुख्यालय तैनात कर दिया कि सारा काम जो भी काम काज हो रहा था फ्रांसीसियों का, वो कहाँ से होने लगा, पांडिचेरी से होने लगा, और उसको मुख्यालय बना दिया गया। इसके बाद फ्रांसीसियों ने कई जगह अपने अधिकार कर लिए, कई जगह पर इन्होंने लड़ाई करी, और लड़ाई करते करते धीरे धीरे ये अपना कब्जा बढ़ाते गए। तो 1721 ईस्वी में इन्होंने मॉरीशस पर कब्जा कर लिया, मॉरीशस देश है जानते ही हैं। 1725 में माहे पर कब्जा कर लिया, जो कि ये मालाबार तट की ओर है, मालाबार तट के पास एक एरिया है, ये माहे है। और 1739 ईस्वी में
कराईकल पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने कई जगहों पर अपना कब्जा बढ़ाया और बढ़ते चले गए। एक फ्रांसीसी गवर्नर, उसके बाद डुप्ले आए। जब डुप्ले आते हैं तो उस समय फ्रांसीसियों के प्रभुत्व की स्थापना होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्रांसीसी यहाँ पर बढ़ते चले गए। इसके बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली सभी लोग थे। पुर्तगाली जितने वो तो राज करते रहे काफ़ी समय तक। आपको पता है कि गोवा का आज़ाद होने के बाद ही यहाँ से पुर्तगाली गए थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इनसे कई बार लड़ाई हुई, फ्रांसीसियों से, डचों से। तो आपस में ये व्यापार के लिए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया ज़्यादातर, और 200 सालों तक यहाँ पर भारत पर राज किया अंग्रेजों ने। तो लगभग, ठीक है, तो लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया। और यहाँ पर ये फ्रांसीसी का ये थोड़ा सा जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है ये हमने दे दिया है। इसके बाद हम विस्तृत क्लासेज जब स्टार्ट करेंगे पूरी, इसके आगे से जो चैप्टर आएंगे यहाँ पर ये खत्म होता है बेसिक जानकारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था। इसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल दे दिया है। अगर आपने कोई पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नीचे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। उन सारी लिंकों को देख करके आप पूरा एक क्लास वाइज अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आधुनिक भारत से संबंधित हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आधुनिक भारत के जितने भी चैप्टर आगे बचे हुए हैं वो धीरे धीरे करके हम पूरे कंप्लीट कर रहे हैं। आप इनको अपने प्लेलिस्ट में जोड़ लीजिए और इनको देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।